प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष धूमिल द्वारा रचित कविता प्रौढ़ शिक्षा लेकर प्रस्तुत हुआ। कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। तो आइए कविता की पाठन एवं व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। यह कविता वास्तव में स्वराज्य और जनतंत्र के नाम पर उन अनपढ़ और नासमझ को बहकाने की हरकत को उजागर करती है, जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अ आ इ ई आदि अक्षरों का ज्ञान कराया जा रहा है। वास्तव में उन्हें एक धोखे में डालकर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे साधारण लोग इसी प्रकार अ आ इ ई रटते रहे और कभी वास्तविकता जानने का प्रयास तक ना करें। पर वास्तविकता यह है कि परतंत्र भारत में सुराज्य और स्वराज्य के नाम पर स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया था। भारत स्वतंत्र होते ही जनता को न सुराज्य मिला और न ही स्वराज्य, अर्थात राज्य की व्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत स्वतंत्र होने के पर जनतंत्र की घोषणा की गई, पर धीरे धीरे जन इससे दूर होते गए और तंत्र कुछ लोगों के अधिकार में पहुंच गया। भ्रष्ट लोग जो तंत्र के अधिकारी थे, जो भोली भाली जनता का प्रौढ़ शिक्षा आदि के धोखे में डालकर ठग रहे थे। धूमिल जी ने इस कविता के माध्यम से जन साधारण को जागृत करते और अपने आप को बदलने का संदेश दिया है। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जिनको मैंने लाल रंग से यहां दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरफ खुल जाता है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की कविता प्रौढ़ शिक्षा से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कविवर धूमिल जी ने प्रौढ़ शिक्षा के आरंभ का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। धूमिल जी प्रौढ़ शिक्षा के रूप में शिक्षा के आरंभ का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे अर्थात भोले भाले जनता के पढ़ने के निमित्त काले रंग के तख्ते पर सफेद रंग की खड़िया से अ अक्षर लिखता हूं। उसे पढ़कर और सुनकर तुम अ कहने के स्थान पर बड़े जोर से आ बोलते हो। इस अक्षर को बोलने में तुम्हारा मुंह पूरी तरह खुल जाता है और इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी अंधेरी गुफा का दरवाजा हो। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह भविष्य है
यानो शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कूप है। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में धूमिल जी ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ जनों की शिक्षा के आरंभ में अ अक्षर बोलने को मौन होकर यातना सहने का विरोध बताते हुए भविष्य की बात कही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां धूमिल जी कहते हैं कि अनपढ़ प्रौढ़ों ने जो मुंह खोला है, यह उनका भविष्य अर्थात आगे वाला समय या आगे आने वाला जीवन है। यह इस बात की सहमति है कि तुम अब शब्दों की दुनिया में आ गए हो। अब तक तुमने चाहे चुपचाप अत्याचार और कष्ट सहे हैं, पर अब तुम हर अत्याचार और अत्याचारी का विरोध करोगे। तुम्हें बीते हुए दिनों में अर्थात भूत में काल में जो यातना दी गई है, तुमने आज उसका विरोध किया है। धूमिल जी आगे कहते हैं कि यह भविष्य यातना न सहने और यातना का विरोध करने वाले उसी आदमी का है जो एक तरफ से गूंगा है, अर्थात बोलता नहीं है। वह तब तक नहीं बोलता है जब तक आत्महत्या करने की स्थिति न आ जाए। भाषा में जो तरह तरह के मुहावरे होते हैं, वे एक प्रकार से हवाई आक्रमण होते हैं। जिस प्रकार हवाई जहाज पर सवार होकर बम गिराने वाला दिखाई नहीं देता है, पर विनाश करके भाग जाता है, उसी तरह से चतुर चालाक लोगों ने सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए, उनका शोषण करने के लिए तरह तरह के मुहावरे बना लिए थे। कुछ लोगों के तो मस्तिष्क में उन मुहावरों के ना समझने के कारण अशिक्षा के रूप में एक अंधा कुआं सा था। जिस प्रकार अंधे कुएं में कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भाषा से अनभिज्ञ लोग इसका अर्थ नहीं समझते थे, पर अब उन्होंने भाषा पढ़ना आरंभ कर दिया है। अब कोई उन पर छिपाकर मुहावरों के रूप में आक्रमण नहीं कर सकता। अब उन्हें मुहावरेदार भाषा बोलकर नहीं बहकाया जा सकता। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है, यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था, उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में धूमिल जी ने प्रौढ़ जनों की शिक्षा के आरंभ में अ अक्षर बोलने को मौन होकर यातना सहने का विरोध बताते हुए भविष्य की बात कही। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
धूमिल जी यह कहते हैं कि यह प्रौढ़ शिक्षा अर्थात अत्याचारों और यातना के विरोध में मुंह खोलना ऐसे लोगों का भविष्य है जो अपनी खोई हुई हिम्मत को जानवरों की पूंछ के नीचे टटोलते हैं, अर्थात अपने क्रोध और अपनी हिम्मत का प्रदर्शन पशुओं पर करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अनपढ़ किसान और मजदूर अत्याचार तथा यातना सहकर अपना क्रोध पशुओं पर उतारते थे और इसी को अपनी हिम्मत समझते थे, यह प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को अत्याचार के विरोध का साहस देगी। भविष्य में वे चुपचाप न अत्याचार सहेंगे और न यातना झेलेंगे। अब तक ये अनपढ़ लोग पुस्तकें देखकर पशुओं के समान चुप रहे हैं। जिस प्रकार पशु पुस्तक नहीं पढ़ पाते थे, उसी प्रकार ये भी पुस्तक पढ़ने में असमर्थ थे। यह प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों का भविष्य है जो अब तक टूटता रहा। अब तक जिसने तरह तरह की यातनाएं सही थी, जो अब तक टूटता रहा था, पर अब तन गया है। अब उसके पास टूटने के लिए कुछ नहीं है। यह प्रौढ़ शिक्षा उसी सर्वहारा वर्ग के लिए है। अब वह इतना साहसी हो गया है कि कल तक वह जिसे जानवरों के बंद करने की जगह अर्थात मवेशी खाना समझते थे, अब उसे पंचायत घर के रूप में जानने लगे हैं। इस प्रकार अगर हम यहाँ विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लालटेन की लौ जरा और तेज करो, उसे यहां पेड़ की गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहूंगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां धूमिल जी प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका निभाते हुए पहले दिन सर्वहारा वर्ग के अशिक्षित जनों को प्रौढ़ शिक्षा का महत्व समझाते हैं। इन काव्य पंक्तियों में वे दूसरे दिन के पाठ का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को समझा रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में धूमिल जी कहते हैं कि लालटेन की बत्ती ऊपर करके उसकी रोशनी बढ़ाकर उसे वहां पर लटका दो जहां पर पेड़ की कील गड़ी हुई है। तात्पर्य यह है कि निर्धन, साहसहीन सर्वहारा वर्ग को प्रौढ़ों के पढ़ने के लिए किसी भवन का प्रबंध नहीं है। दिन में पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। वे रात में लालटेन की रोशनी में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। रोशनी बढ़ जाने पर प्रौढ़ शिक्षक के रूप में धूमिल जी कहते हैं कि अब ठीक है, अब इतनी रोशनी है कि तुम पढ़ सकते हो। मैं एक बार यह दोबारा कह देना चाहता हूं कि तुम्हें पढ़ाते हुए कल मैंने जो कहा था वह आज दोबारा कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि आज जो नया पाठ आरंभ हो रहा है, इसमें कल पढ़े हुए पाठ को दोहराना भी सम्मिलित है। कल का पाठ भूलने के लिए नहीं है, उसे दोहराने के बाद ही मैं आज का पाठ आरंभ करूंगा।
इस प्रकार अगर हम इस पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने की बस 2 और 2 4 थे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। धूमिल जी प्रौढ़ शिक्षक के रूप में अपनी कविता का उत्तम पुरुष की शैली में दूसरे दिन का पाठ प्रस्तुत करते हुए पहले दिन के पाठ का स्मरण करा रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में धूमिल जी कहते हैं कि कल मैंने तुमको यह बताया था कि यह दुनिया उसी दिन नंगी हो गई थी, उसी दिन इसके ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हट गया था, जिस दिन इस दुनिया को ढकने के लिए तुम लोग नंगे हो गए थे। तात्पर्य यह है कि तुम अपने परिश्रम से लाभ पहुंचाकर दुनिया के जिन संपन्न, शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध करा रहे थे, उसी दिन पता चल गया था कि वे लोग वास्तव में नंगे अर्थात गुणहीन और साधारण है। तुमने जिस अंगूठे का निशान लगाया था, उसी दिन हर एक भाषा तुम्हारे अंगूठे के निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। जो लोग पढ़े लिखे थे, उनका यह कर्तव्य था कि तुम्हें पढ़ाते, क्योंकि तुम उन्हीं का जीवन सुखी बनाने के लिए परिश्रम कर रहे थे। तुम्हें अनपढ़ रखना उनकी विद्या के लिए डूब मरने की बात थी। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एवं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि यह कविता कुछ लंबी होने के कारण आप पाठकों की सुविधा के लिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। दूसरे भाग में आगे की पंक्तियों को लेकर फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही और आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।